वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों, जो हमारी चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली सीरीज है उसकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। इस सीरीज के अंदर दोस्तों हमारे जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू है उनके हर एक चैप्टर में से दोस्तों दो या एक क्वेश्चन उठा करके दोस्तों मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट बना रहा हूँ। और ऐसे ही दोस्तों मॉक टेस्ट आपको डेली प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे कि दोस्तों आपकी जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू वाली है उसकी भी दोस्तों आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं हमारे इस सीरीज की और देखते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 1। और शुरुआत करते हैं इसकी। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि नदी में जल धारा का वेग होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि हमारी जो नदी होती है उसके अंदर दोस्तों ये जो जल धारा होती है इसकी वेलोसिटी आपको बतानी है कि कहाँ पर अधिक होती है, कहाँ पर कम होती है, या सभी जगह समान होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों जल की वेलोसिटी है वो हमारी मध्य में अधिक होती है और किनारों पर कम होती है। क्योंकि दोस्तों किनारों पर क्या होता है कि जल एवं सतह के मध्य दोस्तों एक यानी हमारा आभासी बल उत्पन्न होता है, जो जिसकी क्रिया इसकी क्रिया के विपरीत होती है। तो इसके कारण यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है और मध्य में इसकी ज़्यादा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से घर्षण कम करने हेतु प्रयुक्त नहीं होती है। इस क्वेश्चन में क्या बताना कि दोस्तों हमारा जो घर्षण बल होता है आपको बताना कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके द्वारा अपन दो सतहों के मध्य घर्षण बल को कम नहीं कर सकते। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखिए दोस्तों हमारी मिट्टी होती है, यदि अपन दो सतहों के मध्य यदि मिट्टी को डाल देंगे तो दोस्तों वह सतह को और अधिक खुरदरा बना देगी और घर्षण बल के मान को बढ़ा देगी। बल्कि दोस्तों हमारा जो तेल, बॉल बेयरिंग एवं ग्रेफाइट है, ये तीनों ही यानी हमारे चिकने पदार्थ होते हैं दोस्तों। यानी बॉल बेयरिंग तो दोस्तों क्या होती है, लोटनी घर्षण उत्पन्न कर देती है, तो जिसके कारण यानी कि घर्षण बल का मान कम हो जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि आप एक भारी पुस्तक को यानी कमरे के फर्श से उठाकर एक अलमारी पर रख देते हैं जिसकी ऊंचाई 2 मीटर है। इस क्रिया में आपको 5 सेकंड का समय लगता है, तो किया गया कार्य निर्भर करेगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कि आपके पास एक पुस्तक है, इसको दोस्तों आप उठा करके एक अलमारी पर रख रहे हैं। तो आपको बताना कि इसको उठाकर यहाँ पर दोस्तों जो किया गया कार्य है वो किस किस पर निर्भर करेगा। वस्तु के द्रव्यमान पर, इसकी सहती पर, या लिए गए समय पर, या इसकी ऊंचाई पर। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी यह पुस्तक के भार एवं अलमारी की ऊंचाई पर निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों यानी कि यहाँ पर इसको उठाने में जो किया गया कार्य होगा वो इसकी यहाँ पर जो स्थिति ऊर्जा आएगी उसके बराबर हो जाएगी। इसकी स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, यानी दोस्तों ये हमारे हाइट एवं द्रव्यमान पर यानी निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी पुस्तक को ऊपर उठाने में जो किया गया कार्य है वो पुस्तक के भार एवं अलमारी की ऊंचाई पर निर्भर करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता। इस स्थिति में दोस्तों इस क्वेश्चन में मैं क्या बताना कि एक व्यक्ति है जो किसी दीवार पर फोर्स लगा रहा है लेकिन यह इसको विस्थापित नहीं कर पाता है। तो आपको बताना कि यहाँ पर जो किया गया कार्य है वो कितना होगा, ऋणात्मक होगा या धनात्मक कार्य होगा, या उस पर कोई कार्य नहीं होगा, या उसके द्वारा धनात्मक किया कार्य दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो F × D होता है। दोस्तों यदि यानी दीवार विस्थापित नहीं हो रही है, यानी अब विस्थापन का मान 0 है, यदि विस्थापन का मान 0 है तो किया गया कार्य हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि दो सतहों के मध्य एक स्नेहक बल लगा दिया जाता है तब। यानी दोस्तों आपको क्या बताना है कि दो सतह हैं उनके मध्य यानी दोस्तों कोई स्नेहक लगा दिया जाता है, यानी लुब्रिएंट। यानी दोस्तों स्नेहक क्या होते हैं, यानी दोस्तों हमारे पदार्थ जैसे तेल होता है, ऑयल होता है। तो दोस्तों चिकने पदार्थ यदि दो सतहों के मध्य डाल देते हैं तो यानी कि वह एक दूसरे से चिपक जाएंगी या फिसलेंगी या लुढ़केंगी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी दोस्तों यानी कि यदि दो सतहों के मध्य अपन ऑयल या किसी भी स्नेहक को डाल देते हैं तो दोस्तों इसके मध्य घर्षण होता है, घर्षण गुणांक कम हो जाता है, जिसके कारण वे एक दूसरे पर फिसलने लग जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए छठवां क्वेश्चन है। दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कृत्रिम उपग्रह में सरल लोला का आवर्तकाल होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि हमारा जो कृत्रिम उपग्रह होता है उसके अंदर दोस्तों हमारा जो सरल लोलक होता है इसका आवर्तकाल टाइम पीरियड बताना कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना हमारा जो सरल लोलक होता है वहाँ पर दोस्तों जी का मान या जो त्वरण का मान होता है वो 0 होता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है वो 2π√L/g होता है। यदि यहाँ पर इसका मान जी का मान 0 है तो इसका जो आ जाएगा वो हमारा अनंत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कृत्रिम उपग्रह में जो सरल लोलक का आवर्तकाल होता है वो कितना होता है, अनंत। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 7वां क्वेश्चन है। जो 7 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि
अंतरिक्ष यानों में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय भारहीनता अनुभव होने का कारण है। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारे जो अंतरिक्ष यान होते हैं उसके अंदर जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो भारहीनता अनुभव करते हैं, उसका कारण क्या है? जड़त्व, त्वरण, शून्य गुरुत्व या पृथ्वी की ओर मुक्त रूप से गिरना। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यानी जो पृथ्वी की ओर यानी जो उपग्रह हैं वो यदि मुक्त रूप से गिर रहे होते हैं तो दोस्तों अपन जानते हैं यदि मुक्त रूप से गिरते हैं तो उसके लिए त्वरण का मान 0 हो जाता है। यदि दोस्तों यानी त्वरण का मान ही 0 है यानी जी का मान ही 0 है तो इसके कारण दोस्तों इसके जो भार यानी भार का मान हो जाएगा वो हमारा mg होता है, तो इसका कारण इसका भार का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों यानी सी मत कर देना क्योंकि दोस्तों जो शून्य गुरुत्वीय होता है ये बिल्कुल गलत है, यानी दोस्तों वहाँ पर गुरुत्व शून्य नहीं होता है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर गुरुत्व तो उत्पन्न होता है लेकिन वो गुरुत्व क्या होता है कि अभिकेंद्रीय बल होता है, दोस्तों इसका उसमें काम में ले लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 8वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंकिक मान हमेशा होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि हमारा जो तय किए गए जो विस्थापन है डिस्प्लेसमेंट है और दोस्तों हमारा जो डिस्टेंस यानी दूरी होती है उन दोनों का अनुपात आपको बताना है किसके बराबर होता है। तो दोस्तों याद रखना इन दोनों का जो अनुपात होगा या तो दोस्तों हमारा 1 होता है या 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो विस्थापन होता है और जो हमारी दूरी होती है विस्थापन का मान दोस्तों या तो दूरी के बराबर होता है या विस्थापन का मान दूरी से कम होता है। तो दोस्तों यदि बराबर होगा तो उस कंडीशन में इसका रेशियो 1 हो जाएगा। यदि विस्थापन का मान हमारा कम होता है उस कंडीशन में इसका जो रेशियो का मान हो जाएगा वो 1 से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों विस्थापन एवं जो दूरी का अनुपात का जो आंकिक मान होता है वो हमेशा या तो 1 होगा या 1 से कम होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपके लिए 9th क्वेश्चन है। दोस्तों हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक सीधी सड़क पर गति के प्रथम आधे समय में v1 वेग से तय करता है तथा अगले आधे समय में v2 वेग से अपनी गति करता है तो व्यक्ति द्वारा औसत वेग होगा। दोस्तों आपको क्या दिया कि जो एक व्यक्ति है वो अपने प्रथम यानी दोस्तों t समय में यदि वह v1 वेलोसिटी से गति कर रहा है और अगले यानी आधे समय में यानी दोस्तों t समय में उतने में ही समय में वह v2 वेलोसिटी से गति कर रहा है तो आपके बताने उसकी जो हमारी औसत वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो तय की गई कुल दूरी बटे यानी समय होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर तय की गई दूरी d1 है, यहाँ पर d2 है, तो टोटल हमारी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी d1 प्लस के d2 और दोस्तों लिया गया समय कितना है t और t हो जाएगा हमारा t2 अब दोस्तों अपन जानते हैं यदि वह है यहाँ पर v1 वेलोसिटी चल रहा है तो d1 का मान हमारा कितना हो जाएगा यानी चाल बराबर होती है हमारी दूरी बटे समय। तो दोस्तों यानी चाल बराबर होती है दोस्तों दूरी बटे समय और दूरी बराबर होती है चाल गुना समय। तो यहाँ पर d1 का मान दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा v1t हो जाएगा और d2 का मान कितना हो जाएगा v1 यानी v2t हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा 2t। तो ऐसे दोस्तों t से t हमारा कैंसिल हो जाएगा, जो औसत वेलोसिटी का मान हमारा होता है वो v1 प्लस के v2 अपॉन में 2 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इस फॉर्मूले को आपको डायरेक्ट रखना है। यदि एक सीधी सड़क पर कोई यानी प्रथम आधे समय में v1 वेलोसिटी से तय करता है और अगले समय में वह v2 वेलोसिटी से तय करता है तो इसकी जो औसत वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी v1 प्लस v2। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 10वां क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक किसी खिलाड़ी के द्वारा लंबी दूरी कूदने में तय की गई क्षैतिज दूरी को प्रभावित करते हैं। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा दोस्तों कोई एक खिलाड़ी है वो यानी लंबी दूरी यानी कूद रहा है तो इसकी जो लंबी दूरी यानी दोस्तों हमारी जो डिस्टेंस है वो आपको बतानी है किसके द्वारा प्रभावित होती है। कूदने से पहले उसकी चाल या उसके भार पर या कूदने की दिशा या प्रारंभिक चाल पर या वह बल जिसे वह जमीन पर लगाता है एवं उसकी चाल पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों यानी कि वह कूदता है खिलाड़ी तो उसकी जो ये डिस्टेंस होती है यानी क्षैतिज प्रयास होती है वो कूदने की दिशा एवं प्रारंभिक चाल पर निर्भर करती है। क्योंकि दोस्तों अपन जानते हैं क्षैतिज प्रयास का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों ये हमारे यानी प्रारंभिक वेग यू पर निर्भर करती है और जो हमारा थीटा का मान यानी दोस्तों इसकी जो डायरेक्शन है यानी किस यानी थीटा पर अपन कूद रहे हैं उन दोनों पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी कूदने की दिशा एवं प्रारंभिक चाल पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपका जो 11वां नंबर का क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि दो पिंड एक समान वेग से 30 एवं 60 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किए जाते हैं तब। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि आपके पास यानी दो पिंड है उसको समान वेलोसिटी से दो कोणों पर प्रक्षेपित किया जाता है क्रमशः 30 एवं 60 है। तो आपको बताना कि उनकी क्षैतिज परास समान होगी या उनकी ऊंचाइयां समान होगी या उनके द्वारा जो उड्डयन यानी काल में जो लिया गया समय है यानी उड्डयन काल है वो हमारा इक्वल होगा या उपरोक्त सभी। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए वाला। दोस्तों हमेशा याद रखना जब किसी यानी दो पूरा कोणों पर किसी
यानी कोण को प्रक्षेपित किया जाए, पूरा कोणों का मतलब क्या है कि उनका योग 90 डिग्री हो। तो दोस्तों उन कोण दोनों कोणों के लिए जो हमारे क्षैतिज परास का मान होता है वो हमेशा इक्वल होता है। तो दोस्तों हमारे 30 एवं 60 का योग हमारा 90 है, यानी दोनों पूरा कोण है, तो यानी पूरा कोण पर यदि कोई यानी दो कण प्रक्षेपित किए जाते हैं तो उनका जो परास होती है वो हमेशा समान होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि जल में तैरना संभव होने का कारण है। दोस्तों आपको क्या बताना कि यानी जल में दोस्तों अपन तैर सकते हैं, तो जल में जो तैरने का संभव कारण है वो आपको बताना गति का प्रथम नियम है, या गति का द्वितीय नियम है, या गति का तृतीय नियम है, या न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। तो दोस्तों याद रखना, जो हमारा नदी के अंदर तैरते हैं वो अपन तैरते हैं गति के तृतीय नियम के कारण, क्योंकि दोस्तों अपन क्या करते हैं कि जो पानी होता है, यदि दोस्तों इस पर अपन यानी कि हाथों के द्वारा पीछे की ओर यानी फोर्स लगाते हैं, पानी को पीछे तक खेलते हैं, तो पानी क्या है कि दोस्तों यानी हमें प्रतिक्रिया बल लगाता है, वो हमारे आगे की ओर लगाता है। यानी हाथों से यदि अपन पानी को पीछे खिसकाएंगे तो पानी हमारा उतना ही बल आगे की ओर लगाता है, इसी के कारण दोस्तों अपन पानी में तैर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो न्यूटन का नियम है, गति का तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम के अनुसार ही दोस्तों अपन यानी जल में तैर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए 13वां क्वेश्चन है। तो 13 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है कि पर्वताकार युक्त नाव पर लगे पंखों से यदि उसके पाल पर हवा फेंकी जाती है तो नाव स्थिर रहेगी, चारों ओर घूमने लग जाएगी, फेंकी गई हवा की दिशा के विपरीत गति करेगी, या फेंकी गई हवा की दिशा में गति करेगी। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि दोस्तों आपके पास कोई नाव है, इसके अंदर दोस्तों एक पंखा लगा हुआ है इस प्रकार से, और एक पर्दा है। दोस्तों इस यानी पंखे से यदि पर्दे पर यानी हवा डाली जाती है तो आपको बताना कि ये जो नाव होगी दोस्तों इस डायरेक्शन में गति करने लग जाएगी, या घूमने लग जाएगी, या दोस्तों यह विपरीत दिशा में गति करेगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, नहीं है स्थिर रहेगी, क्योंकि दोस्तों इस यानी जो नाव है इस पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, यानी दोस्तों जो पंखा है वो भी इसके अंदर है, जो बल लग रहा है वो भी इस पर लग रहा है। यानी दोस्तों यानी जब किसी यानी वस्तु के निकाय के अंदर जो आंतरिक फोर्स के कारण दोस्तों कोई भी परिवर्तन नहीं होता है जब तक कि उस पर यानी कोई बाह्य बल न लगा जाए, क्योंकि दोस्तों हमारा जो पंखा है यदि इस पर यानी फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, तो दोस्तों जितना फोर्स इस पर लगाएगा तो उतना ही यानी दोस्तों जो पंखा है जो वायु को आगे खींच रहा है तो इस पर उतना ही फोर्स पीछे भी लगता है। तो इस प्रकार से दोस्तों यानी कि जो आंतरिक बलों के कारण क्या है कि किसी भी यानी वस्तु के अंदर दोस्तों चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए 14 नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों 14 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि यदि किसी तार की लंबाई काटकर आधी कर दी जाए तो वह भार सहन कर सकेगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि दोस्तों आपके पास कोई तार है, उसकी लंबाई को काटकर आधा कर दिया गया है, तो आपको बताना कि इसका जो सहने वाला जो भार होगा वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, एक चौथाई हो जाएगा, पहले के बराबर होगा। तो दोस्तों याद रखना, हमारा कोई भी तार है वह दोस्तों कितना भार सहन कर सकता है ये दोस्तों इसकी लंबाई पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि डिपेंड करता है इसकी त्रिज्या पर, इसका यह तार कितना मोटा है। अधिक मोटा होगा तो अधिक भार सहन करेगा, यदि कम मोटा होगा तो कम भार सहन करेगा, बल्कि दोस्तों लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि अपन तार की लंबाई को काट कर अपन हाफ कर देते हैं, आधी कर देते हैं, तो दोस्तों इसका जो हमारा भार सहन कर करेगा वो यानी सेम करेगा, यानी भार पहले के बराबर ही सहन करेगा। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके लिए 15 नंबर का क्वेश्चन है। हमारा जो 15वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि ए तथा बी दो तार हैं, ए तार की त्रिज्या बी तार से दोगुनी है, दोनों बल समान भार से खींचे जाते हैं तो बी पर लगने वाला प्रतिबल होगा। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि जो हमारे कोई दो तार हैं ए और बी, इन दोनों की दोस्तों आपको दिया हो कि जो ए तार की जो त्रिज्या है वो बी तार से दोगुनी है, यानी इसकी तो 2r कर दी है, अपन इसकी कर देते हैं r, यानी बी तार की ए तार की दोगुनी है। तो आपको बताना कि जो बी तार पर जो बल लगेगा यानी दोस्तों इस पर जो बल प्रतिबल लगेगा यानी पी का मान वो आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों अपन जानते हैं प्रतिबल का जो फॉर्मूला होता है वो बल बटे क्षेत्रफल या एफ अपॉन में पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों प्रतिबल होता है वो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से पी ए अपॉन में दोस्तों जो पी बी का मान हमारा कितना हो जाता है वो दोस्तों हमारा हो जाएगा पी बी अपॉन में पी ए का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर अपॉन में आर बी का स्क्वायर। दोस्तों में आर ए का मान कितना दिया हुआ है 4 यानी 2r, तो ये हमारा 4r स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में कर देंगे आर बी का मान आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों हमारे बी तार पर जो प्रतिबल हो जाएगा वो ए तार की तुलना में 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी यदि ए तथा बी तार है, यदि ए की त्रिज्या हमारे बी की तार से 2 गुनी हो तो जो बी पर जो प्रतिबल लगेगा वो ए की तुलना में हमारा 4 गुना लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जो 16 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जल के ताप में वृद्धि करने पर श्यानता। दोस्तों आपको क्या होता है ना कि हमारा कोई जल है उसके ताप में यदि दोस्तों अपन वृद्धि कर देते हैं तो जो श्यानता का मान होगा वो आपको बताना कि अपरिवर्तित रहेगा, घटेगी, बढ़ेगी, या घटेगी तथा बढ़ेगी, यह बाह्य दाब पर निर्भर करेगा। दोस्तों आपको क्या बताना कि हमारा कोई जल है उसका यदि अपन ताप बढ़ा देते हैं, यदि टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों याद रखना जो जल की श्यानता का मान होता है वो हमारा कम हो जाता है। दोस्तों याद रखना यदि गैस की यदि अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के लिए श्यानता का मान हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका
मान बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों द्रव्य के लिए याद रखना, यदि दोस्तों अपन टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो श्यानता का मान हमारा कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जल के ताप में वृद्धि करने पर श्यानता का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, जो 17 क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ कि जड़त्व आघूर्ण निर्भर करता है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा जो इनर्शिया होता है वो आपको बताना है कि इस पर डिपेंड करेगा। तो याद रखना दोस्तों, वह कणों के वितरण, द्रव्यमान एवं गुणन, इसकी त्रिज्या तीनों पर ही निर्भर करता है। क्योंकि दोस्तों जड़त्व आघूर्ण का जो मान होता है यानी फॉर्मूला होता है वो mr² होता है। दोस्तों यह गुणन त्रिज्या r पर भी निर्भर करता है, या इसको अपन कैसे भी दर्शाते हैं। दोस्तों यह द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, और दोस्तों यह यानी जड़त्व आघूर्ण है उसके वितरण पर भी निर्भर करेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जो वलय के लिए जड़त्व आघूर्ण हमारा mr² होता है, यदि इसको अपन शक्ति बना देते हैं तो हमारा mr²/2 हो जाता है। यानी दोस्तों यानी जो द्रव्यमान वितरण कहाँ पर है वो उस पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब आपके लिए 18वां क्वेश्चन है, जो हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक व्यास के अनुदिश वलय का जड़त्व आघूर्ण है। दोस्तों आपको बताना कि हमारा कोई एक वलय है, उसके व्यास के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना होगा। तो दोस्तों अपन जानते हैं व्यास के अक्ष के यानी लंबवत अक्ष के सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो हमारा mr² होता है। तो दोस्तों इस वलय का जो व्यास होगा उसके सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी एक व्यास के अनुदिश जो वलय का जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 mr²। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दोस्तों, जो 19वां क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न कथनों ए और बी पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। दोस्तों आपको क्या दिया हो कि आपके पास दो कथन दिए हुए हैं, आपको बताना कि कौन सा सही कथन है और कौन सा रॉन्ग है। दोस्तों पहला कथन क्या दिया कि जेनर डायोड को हमेशा पक्ष बायस में जोड़ा था, बिल्कुल सही है। दोस्तों हमारा जो जेनर डायोड होता है, जेनर डायोड को इस प्रकार से दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह है ये भी याद रखना, इसको दोस्तों हमेशा यानी रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। यानी दोस्तों हमारा जो पी वाला टर्मिनल होता है इसको नेगेटिव से जोड़ा जाता है, और जो एन वाला टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। तो यानी दोस्तों बिल्कुल सही है। बी वाला कथन में क्या दिया हो कि पी एन संधि के विभव प्राचीर का जो विभव का मान होता है 0.1 से 0.3 होता है। दोस्तों बिल्कुल रॉन्ग है। दोस्तों याद रखना, जो पी एन संधि होती है हमारी, उसका जो विभव प्राचीर का मान होता है दोस्तों हमेशा 0 से लेकर के 0.1 के मध्य होता है, और यहाँ पर हमें दिया हुआ कि 0.1 से 0.3 होता है। तो दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों ए वाला कथन है हमारा बिल्कुल सत्य है, और जो बी वाला कथन है वो हमारा असत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जो मॉक टेस्ट नंबर 1 का जो अंतिम क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी तरंग के तरंगागर की दिशा तरंग गति के समांतर होती है, लंबवत होती है, विपरीत होती है, थीटा कोण पर होती है। दोस्तों याद रखना, हमारे जो तरंगागर होते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा तरंग गति के लंबवत होती है। यानी दोस्तों हमारी जो तरंग गति यदि इस प्रकार से होती है तो जो तरंगागर होते हैं दोस्तों हमारे इस प्रकार से होते हैं, यानी इसके जो परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो किसी तरंग की जो तरंगागर की जो डायरेक्शन होती है ये वाली, ये तरंग गति के यानी जो हमारी तरंग की गति होती है उसके लंबवत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, या अपन चैप्टर वाइज है जो एमसीक्यू है उसकी सीरीज की जो प्रैक्टिस है दोस्तों उसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपका दोस्तों इन क्वेश्चनों में स्कोर कितना है वो भी आप जरूर बताइएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है बहुत ईजी है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको दोस्तों एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको दोस्तों हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन में यानी कन्फ्यूजन नहीं होना है। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही अगले नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक आप सभी को जय हिंद जय भारत।